हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द काउंसिल 07 में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम जानते हैं कि यूरोप जो है विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड आदि देश सम्मिलित हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि राष्ट्र किसे कहते हैं। तो राष्ट्र वह भौगोलिक इकाई है जहाँ लोग समान सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से मिलकर बनता है। अब हम आगे चलते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता को दर्शाता है। और अब हम आगे चलते हैं ऐसे ही एक क्वेश्चन की तरफ कि निरंकुशवाद क्या होता है। तो निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी ही राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। और हम आगे चलते हैं कि कल्पनादर्श किसे कहते हैं। तो कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना को करना होता है, यानी कि वो इतना आदर्श होता है कि उसको साकार करना लगभग असंभव हो जाता है। और आगे चलते हैं हम इस चैप्टर की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम फ्रेडरिक सोरियो है, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और उनमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा था और उनके शब्दों में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बनाया गया था। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, जो सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुषों की एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की प्रतिमा की प्रार्थना करते हुए दिखाए जा रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में पेश करते थे। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाथ में अधिकार पत्र की घोषणा है तो दूसरे हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थान जो है वो ध्वस्त बिखरे पड़े हुए हैं और सौर्यों के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्र के समूहों में बटे हुए हैं, जिनको हम उनकी पोशाकों और कपड़ों से पहचान सकते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड कर रहे हैं, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जिसे क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जिन्होंने काला, लाल और सुनहरा झंडा लिया हुआ है अपने हाथों में। और जर्मन के लोग उस समय तब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा उन्होंने थाम रखा है वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की इच्छा थी। जर्मन के लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी तथा रूस के लोग हैं। और ऊपर से स्वर्ग, ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य में देख सकते हैं। और चित्रकार ने उनका प्रयोग दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो इस अध्याय में हम जानेंगे इसी प्रकार से कि राष्ट्रवाद क्या होता है और अलग अलग तरह से हम इन चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में अनेक परिवर्तन दिखाए जाएंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।